नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से। बता दें, मुजफ्फरनगर में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस के नो हेलमेट नो हाईवे आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। एक तरफ पुलिस सर्द रातों में सड़क पर खड़े होकर लोगों की जान बचाने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कानून को मजाक समझ रहे हैं। उड़ाना कोतवाली क्षेत्र में कैफ नाम के युवक ने बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में वीडियो शूट कराया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। पुलिस जहां सुरक्षा के लिए जद्दोजहद कर रही, वहीं ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार दोपहर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब शहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी गौशाला मोहल्ले में कुछ हिंदू संगठनों ने कथित लैंड जिहाद के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके चलते इलाके में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह मोहल्ला वर्षों से हिंदू बहुल रहा, लेकिन हाल ही के समय में यहां बड़ी संख्या में मकानों की खरीद फरोख्त हो रही। उनका कहना है कि 2 से 3 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही, जिससे संदेह पैदा हो रहा कि इसके पीछे बाहरी फंडिंग हो सकती है। संगठनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग की है। हिंदू संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र पवार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से इलाके की पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की है, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण किया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जांच कानून के अनुसार की जाएगी और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल इलाके में माहौल शांत है, लेकिन प्रशासन पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे नगर के वार्ड 28 के पश्चिमी गौशाला मोहल्ले में कुछ विधर्मी जिहादी यहाँ लैंड जिहाद करके और यहाँ का माहौल और वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अवैध रूप से फंडिंग उन्हें विदेशों से आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। कहां से इन पर ये करोड़ों रुपए आया है। 10-12 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ हिंदू बस्ती में आकर जो है जिहादी लैंड जिहाद करना चाह रहे हैं। हम प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में बता देना चाहते हैं कि इससे पहले यहाँ जन आक्रोश हो, भगवान शिव का तांडव हो, उससे पहले इसकी जांच कराई जाए। 80-80 गज के बैनावे लेकर 150-150 गज के मकान ये कब्जा कर रहे हैं। हिंदू बस्ती में आकर माहौल ये खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे सभी हिंदू संगठन, पूरे क्षेत्रवासी, सारे वार्ड मोहल्ले के वासी सब इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि तुरंत इसकी जांच हो और ऐसे जो ये जिहादी विधर्मी लैंड जिहाद हिंदू बस्ती में कर रहे हैं, इन पर तुरंत रोक लगे, जिससे जन आक्रोश ना हो। त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। हम इनकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। इन लोगों पर ये जो नंबर 2 का पैसा फंडिंग के रूप में आ रहा है विदेशों से, इन सब की जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नगर बता दें, मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त विवाद सामने आया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथित आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने को लेकर मामला भड़क गया। आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट की, यहां तक कि महिलाओं के साथ घर में घुसकर बदसलूकी की गई। घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और तहरीर दी। सीओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। वहीं इलाके में तनाव के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर निगरानी बनाई हुई है। आज देर शाम में 112 से एक सूचना थाना छपार को प्राप्त हुई कि बसेड़ा में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष छपार मैं पुलिस फोर्स के मौके पे पहुंचे और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि 2 पक्षों में सोशल मीडिया पर एक पक्ष के द्वारा कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो लगा दिया गया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
जिनमें आपस में पूर्व में समझौता हो गया था। आज एक पक्ष द्वारा दूसरे के घर के पास जाके पूछताछ करने का प्रयास किया गया था। मुसलमान लोग आए हमारे घर, आके बोलने लगे विशाल का नंबर दो। मैंने कहा विशाल यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहने लगे कि हम उसे विशाल को मारेंगे। मैंने कहा क्यों मारोगे? कहने लगे हम उसे मारेंगे, जा भी मिलेगा। कब तक आएगा? मैंने कहा वो तो बाहर शहर गए हुए हैं, कल आएंगे। कहने लगे कल आके हम हमला बोल लेंगे। आके हाथापाई करने लगे। मैं ऐसे वीडियो बनाने लगी, मेरा फोन लिया और फोन लेके फोन भी फोड़ दिया। मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए और इतने बड़े बड़े चाकू भी ले रहे थे, हाथ में तमंचा ले रहे थे। मारने की बहुत कोशिश करी। फिर मैंने अपनी चाची को बुलाया, उन्होंने चाची आके, जैसे चाची ने आके रुका उतारा, वे सारे चले गए। एक लड़की और थी, उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो कहने लगी हमारी वीडियो बनाकर वायरल करेगी, इसलिए हम सारे के सारे वे चले गए। फिर यहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी। एक अपने संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता है विशाल, जो बसेड़े का रहने वाला है, हंडिया मोहल्ले का। विशाल को 20 से 30 लड़के घर में घुसते हैं और कुछ लड़के बाहर भी खड़े हुए थे। लगभग 50 की संख्या रही होगी जो हमें पता चला है। वो उसको मारने की नीयत से धारदार हथियार लेकर के घर पे गए, लेकिन विशाल मुजफ्फरनगर था तो उसकी पत्नी और उसके पिताजी घर पर थे। पत्नी के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, मोबाइल भी फोड़ दिया जब पत्नी वीडियो बनाने लगी। और ये कहते हुए वहां से निकल गए, फरदीन नाम का लड़का और उसके साथी, ये कहते हुए घर से निकल गए विशाल जहां भी मिलेगा वहीं मार देंगे। ये मोम लिंचिंग हो रही है योगी जी के राज में। अगर वो लड़का वहां मिल गया होता तो उसको तो वहीं मार दिया होता। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो लड़का पहले से ही मुकदमों पंजीकृत है, उसके साथी भी ऐसे ही है। तो हमारा निवेदन है, योगी जी के लिए भी उसने वीडियो डाल रखी है फरदीन ने। योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पे सुअर का मुंह लगा रखा है। अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, युद्धि राणा जैसे जो गौ सेवक है, उनको भी मारने की लगातार वो सोशल मीडिया से धमकी देता रहता है। उसकी भी वीडियो और पूरे सबूत हमारे पास है। वहीं अगली खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 49 इलाके में जगुआर कार का भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार जगुआर का संतुलन बिगड़ गया और कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 19 साल की फलक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन वहां लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। नोएडा जिला अस्पताल के सीएमएस अजय राणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि करीब सुबह 4 बजे लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से एक युवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और हादसे में की सही वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं तेज रफ्तार एक बार फिर एक परिवार के लिए काल बन गया। रात के अर्ली मॉर्निंग कहेंगे, लगभग 4 बजे यहाँ पर पुलिस द्वारा एक्सीडेंटल केस लाए गए। उसमें से एक लड़की ब्रॉड डेड थी और 3 एडोलसेंट बच्चे थे। 2 के सिर में हेड इंजरी की सस्पेक्ट कर रहे थे और एक थोड़ा काफ़ी माइनर इंजरी। तो क्या उन्हें रेफर कर दिया गया घायलों को? हाँ, उन सबको हायर सेंटर पर रेफर कर दिया गया है एमएलसी बनाने के लिए। ठीक है। वहीं नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज सिंह की मौत के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें, घटना स्थल पर अब एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, लेकिन अभी तक कार को बाहर नहीं निकाला जा सका और वाहन का कोई सुराग भी नहीं मिला। शुरुआती जांच में युवराज की लापरवाही को हादसे की वजह बताया जा रहा। प्रशासन कार को निकालने की तैयारी में जुटी है। साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंजीनियर युवराज सिंह की मौत के मामले में गठित एसआईटी टीम आज नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर बनाई गई इस जांच टीम में एडीजी मेरठ भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडल आयुक्त भानु चंद गोस्वामी और डीएम मेघा रूपम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनके साथ एसडीआरएफ की टीम और नॉलेज पार्क सर्किल के
एसपी भी मौके पर पहुंचे। बता दें एसआईटी का गठन युवराज सिंह की मौत के सही कारणों और इस पूरे मामले में हुई लापरवाही की जांच के लिए किया गया है। टीम नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से पूछताछ कर रही और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही। मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए 5 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है और पूरे मामले पर शासन की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं शामली के थाना भवन मंडी समिति में हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मंडी परिसर में लगे जीवित पेड़ों को काटकर उनकी चिरान कराई गई और फिर आनन फानन में आड़तियों को लकड़ी बांट दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर मंडी समिति सचिव अनुराग से सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन मौके पर पहुंची मीडिया टीम को कटी हुई लकड़ियां साफ नजर आई, जिसे तेजी से वितरित किया जा रहा था। मंडी में कार्यरत गोविंद नाम के कर्मचारी ने बताया कि यह लकड़ी आरा मशीन से काट कर आई है और सचिव के आदेश पर बांटी जा रही। इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया। बता दें कि सर्दियों में अलाव के लिए लकड़ी का अलग से बजट आता है, फिर भी हरे पेड़ों की कटाई कई सवाल खड़े करती। एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी कार्रवाई सरकारी नीतियों के खिलाफ नजर आती है। अब स्थानीय लोग मामले की जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता ने अपने ही पति की चाकू से जीभ काटकर अलग कर दी। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को पहले मोदी नगर के जीवन अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात नाजुक देखते हुए उसे मेरठ के सुभारती अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक बोलने की स्थिति में नहीं है और डॉक्टर ऑपरेशन के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। मामला मोदी नगर के संजयपुरी इलाके का है। 26 वर्षीय विपिन की शादी मार्च 2025 में मेरठ के मलियाना निवासी ईशा से हुई थी। परिवार में विपिन, उसकी पत्नी और मां गीता साथ रहते हैं। मां के मुताबिक सोमवार रात खाना बनाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और रात करीब 11 बजे के बाद झगड़ा बढ़ गया, लेकिन मां ने सोचा कि आपसी मामला है, खुद सुलझ जाएगा। आरोपी की रात करीब 1 बजे ईशा रसोई से चाकू लाई और गुस्से में विपिन की जीभ काट दी। खून से लथपथ विपिन रोते हुए मां के पास पहुंचा, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। परिवार के लोग कटी हुई जीभ भी साथ लेकर पहुंचे। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी पत्नी और उसके मायके पक्ष के एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। एसएचओ मोदी नगर आनंद प्रकाश का कहना है कि तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही और पारिवारिक विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा। बता दें नोएडा प्राधिकरण में चल रही एसआईटी की अहम बैठक खत्म हो गई। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि जांच की टीम ने नोएडा प्राधिकरण, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों से गहन पूछताछ की। पहले फेज में बयान दर्ज कर लिए गए और हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही। एडीजी ने साफ कहा कि 5 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी। करीब 2 घंटे तक चल रही इस मीटिंग के बाद एसआईटी टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई, जहां मौके के तथ्यों की दोबारा पूछताछ होगी। एडीजी ने कहा कि हादसा क्यों हुआ, लापरवाही किस स्तर पर हुई, इन सभी बिंदुओं पर तय किया जाएगा और जिसकी भी गलती होगी उसे साफ तौर पर चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें कि इंजीनियर युवराज मेहता की डूबकर हुई मौत के मामले में सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया था। अब सबकी नजरें इस जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे सच सामने आ सके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हों या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हों, उनके रोल को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद से अपना ओपिनियन हम शासन को 5 दिन के अंदर दे देंगे।
अभी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड की मीटिंग्स कर लिया है, सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करके 5 दिन के अंदर अपना निष्कर्ष देंगे। सर, जिस वक्त ये घटना हुई, जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे, 2 घंटे तक जो मदद नहीं पहुंची 2 घंटे तक, उन अफसरों का क्या? अभी हम लोग सभी से बात कर रहे हैं, इसमें वहाँ जो दुख सब परिवार है उनके सदस्य के साथ साथ उनके साथ जो लोग थे उनके साथ भी बातचीत की गई है, काफ़ी देर बातचीत की गई है। पूरी प्रशासन की जो है की संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और साथ में हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं शासन की तरफ से परिवार की तरफ संवेदना व्यक्त की गई है और साथ में उनसे पूछताछ करके सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां मंगलवार दोपहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रुड़की रोड स्थित मेरठ हरिद्वार हाईवे पर कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, दर्जनों की संख्या में पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकारी भूमि पर बनी मजार को हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि यह अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा और प्रशासन की अनदेखी के कारण अवैध कब्जा मजबूत होता जा रहा। शिवसेना जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा है कि पहले यह पीर लगभग 10 गज में सीमित था, लेकिन अब यह फैलकर करीब 100 गज तक पहुंच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर न केवल अवैध निर्माण किया गया बल्कि चोरी की बिजली का भी वर्षों से इस्तेमाल हो रहा। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि 4 दीवारी के अंदर सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों को भी कब्जे में ले लिया गया और निर्माण को 2 हिस्सों में बांटकर अतिक्रमण को और बढ़ाया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो शिवसेना बड़ा आंदोलन करेगी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर इलाके में सियासी माहौल गर्मा गया। प्रशासन पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर रहा है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। एक रुड़की रोड स्थित एक पीर जो अवैध तरीके से बना हुआ है, उन्होंने लगभग पहले वो कभी 7x3 का पीर था, वो करते उन्होंने 10 फीट का कर लिया, फिर 50 फीट का, आज वो 100 फीट का हो गया है। उसी रुड़की रोड पर कुछ सरकारी पेड़ लगे हैं जो 50-100 साल पुराने हैं, उन्होंने उस सरकारी पेड़ों को भी पीर के अंदर कर लिया है। हमें पता लगा था उसमें कई वर्षों से बिजली चोरी से जलाई जा रही है। अभी उन्होंने एक निर्माणधीन कार्य करा, उस पीर को 100 गज का करके उसको पार्टीशन कर दिया, 2 अलग अलग भागों में कर दिया। उसमें कुछ जिहादियों द्वारा उसमें कुछ दिनों पहले नमाज पढ़ी जा रही थी, जो हमारे पास सूचना आई थी। हमने प्रशासन से मांग करी है कि उसे अवैध पीर को तुड़वाया जाए, हमें ये कंफर्म करके बताया जाए कि उस पीर के अंदर कोई मुर्दा है भी या नहीं, कोई कंकाल है भी उसके अंदर नहीं। क्योंकि क्या करते हैं, 4 ईंटें लगाई और एक चादर घेरी और पीर तैयार कर दिया। दूसरी बात, क्या उन पीर मालिकों के पास उसका बनावा है? अगर बनावा नहीं है, NHAI जो नेशनल हाईवे है वाले अथॉरिटी अगर उसको नहीं हटाती, तो हमने आज कोतवाल साहब से, श्री मिश्र साहब से भी मांग करी है कि हमें उस पीर के बराबर में ही 100 गज की जगह हमें भी दी जाए, हम भी वहाँ हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। एक रुड़की रोड स्थित एक पीर जो अवैध तरीके से बता दें, यूपी के हापुड़ जिले से बड़ी कामयाबी की खबर सामने आ रही है, जहां थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने बंद मकान, दुकानों और नलकूपों में चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत कुल 6 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, LED टीवी, नलकूपों के स्टार्टर मोटर के साथ एक मोटरसाइकिल और चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई। ASP विनीत भटनागर ने बताया कि ये सभी आरोपी बेहद शातिर किस्म के हैं, जो पहले बंद मकानों और दुकानों की रेकी करते थे, फिर मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह ने बहादुरगढ़, गढ़मुक्तेश्वर, संभावली और बाबूगढ़ थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं की थी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा हो गया। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही और उनसे पूछताछ में अन्य घटनाओं के खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही। बहादुरगढ़ में कुछ दिन से बड़ा एक संगठित रूप से चोरी करने वालों जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ था, उसमें इनको सफलता मिली है। इन्होंने 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। और इस प्रकार से 4 अलग अलग थानों में 8 घटनाएं पिछले 1-1.5 महीने में जो हुई है, उसको इन्होंने उसका खुलासा किया है। इन सभी क्रिमिनल्स का आपराधिक इतिहास है
और एक जो बाल अपराधी है वो भी नए रूप से जो है बाल अपचारी वो नए प्रकाश में आया है। इसमें पिछली कई घटनाओं में चोरी गई हुई कुछ स्कूटी, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और तमाम इस तरीके से जो है और जो चीजें गई थी उन सबको बरामद किया गया। तो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया करते थे? देखिए, पहले रेकी करते थे और रेकी करके मौका पा करके घटना को अंजाम देते थे। देखते थे कौन से घर हैं जहाँ पे खाली है या जहाँ पे जो है काफी दिन से कोई मूवमेंट नहीं है किसी व्यक्ति का, कोई आसपास गया हुआ है, इन चीजों को देखते थे। एक कबाड़ी से इनका एक वो भी इनके गैंग में शामिल है, का टाइप था। ये सारे सामान कबाड़ी किए जाते थे और वहां से फिर उसके बाद में ये इसको इस पे लाभ लेते थे। हापुड़ की थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने बंद मकानों, दुकानों और नलकूपों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों में एक बाल अपचारी भी है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं जो रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़ की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।